एससी एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है हिंदी का पहला चैप्टर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला के बारे में क्रम से पढ़ेंगे और आपको पूरा वर्णमाला पढ़ने में एक वीडियो, 2 क्लास लेना पड़े, 3 क्लास लेना पड़े, इसके लिए आपको क्रमवार क्लास लिए जाएंगे, लेकिन आपका पूरा वर्णमाला समाप्त किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम वर्णमाला पर। देखिए, वर्णमाला में सबसे पहली बात आती है कि हिंदी भाषा का वर्णमाला हम पढ़ने जा रहे हैं और भाषा जो होती है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या इसको आप लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। देखिए, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने निकल करके आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान देंगे ध्वनि के बारे में, आप जानेंगे ध्वनि। ध्वनि के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि कहा गया है कि शब्दों की आधारशिला ध्वनि है। ध्वनि को क्या कहा गया है? शब्दों की आधारशिला ध्वनि है। कोई भी व्यक्ति जो भी अपने मुख से बोलता है, जैसे मान लीजिए हम जितना बोल रहे हैं और आप जितनी बातों को सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि का प्रयोग हम बोलने और सुनने में करते हैं, लेकिन ये जो ध्वनि है, अगर इसको हम जिन चिन्हों के द्वारा इसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं वो आपका चिन्ह क्या कहलाता है? ध्वनि चिन्ह। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ध्वनि चिन्ह, देखिए, ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको पहला चीज की कहते हैं ध्वनि चिन्ह, और ध्वनि चिन्हों को ही कहा जाता है वर्ण। ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। एक और बात, यहां पर आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। तो देखिए, यहां पर जो ध्वनि होती है यह सुनने व बोलने के लिए प्रयुक्त होती है। बोलने में जो आप सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी क्या है? ध्वनि है। लेकिन मेरी सुनी गई बातों को, मेरी कही गई बातों को आप जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करेंगे वह ध्वनि चिन्ह है, और ध्वनि चिन्ह को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहां पर वर्ण क्या है? तो लिखित रूप है। वर्ण क्या है? लिखित। मतलब ध्वनि चिन्हों को जब लिखित रूप दे देंगे तो वह लिखित रूप ही क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि ध्वनि सुनने और बोलने में प्रयुक्त होती है, जबकि ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं वह चिन्ह ही आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। एक और चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी में लिख दिया जाए इंच, INCH, इंच लिख दिया जाए, और हिंदी में लिख दिया जाए इंच। बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने इंग्लिश में लिख दिया इंच और हिंदी में भी लिख दिया इंच। इन दोनों की ध्वनि समान है। बोलिए, इसको भी पढ़ेंगे इंच और यह भी है इंच, तो दोनों की ध्वनि क्या है? समान है, लेकिन इन दोनों के वर्णों में भेद है।
और ये चिन्ह किसके हैं? अंग्रेजी के। ये चिन्ह किसके हैं? हिंदी के। तो इन ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए, इसी तरह बहुत सारे बातें आती हैं जिसमें आपका ध्वनि केवल सुनने और बोलने के लिए होती है, और जो वर्ण होता है वह ध्वनि चिन्ह होता है और वह केवल लिखित रूप में होता है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले बताएंगे वर्ण का स्वरूप। वर्णमाला में आपको बताएंगे वर्ण स्वरूप, या आप कह सकते हैं वर्ण का स्वरूप। देखिए, वर्ण का स्वरूप अगर कहा जाए तो केंद्रीय हिंदी सम्मेलन में 1983 में हुआ यह सम्मेलन, जिसमें मानक हिंदी के वर्ण निर्धारित किए गए, और मानक हिंदी के वर्णों में बताया गया कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्ण 52 है। यहां पर आपको मालूम चला हिंदी में मानक वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। तो आप सबसे पहले जानिए कि 52 वर्ण है कौन। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे स्वर है, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इसी प्रकार हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, तो आपका मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। ये मूल व्यंजन है, इसको आप कहिए मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन 33, इसके बाद संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन आपका होता है 4। संयुक्त व्यंजन 4। तो यहां पर स्वर आपका 11, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन जो है आपका 4। इसके बाद आता है अयोगवाह, अयोगवाह, और अयोगवाह 2 होते हैं। इसके बाद आपका एक आता है उत्क्षिप्त, या द्विगुण भी कह सकते हैं, द्विगुण व्यंजन, या इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, और इसकी संख्या होती है कितना? 2। अगर टोटल हम जोड़े तो 1 3 4 और 4 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 3 4 और 1 5। इस तरह आपके टोटल वर्णों की संख्या हुआ 52। लेकिन आपको मैं विस्तार से बताऊंगा 11 स्वर कौन कौन है, मूल व्यंजन 33 कौन है, संयुक्त व्यंजन आपका 4 कौन है, अयोगवाह 2 कौन है, इसी तरह द्विगुण क्या होता है, ये 2 कौन कौन से हैं। तो टोटल आप केवल 60 कट में समझ गए कि आपका व्यंजन कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52। तो 52 वर्णों में अब आप विस्तार से देखिए। देखिए, सबसे पहले बात आती है स्वर की। तो स्वर में आप जानते हैं हिंदी में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ, यहां तक आपका होगा 11। लेकिन कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी, एक आता है अंक और अह। बोलिए, आता है ना अंक और अह। तो यहां पर जो अंग है ये अह है, ये दोनों आपके स्वर नहीं है। इनको न तो स्वरों से योग है न तो व्यंजनों से, ये अयोगवाह कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में आपका आता है अंग और अह। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि स्वर जो 11 होते हैं वो अ से लेकर के औ तक, यही हिंदी में स्वर है। इनको अंग को जो है आप कहेंगे
अंग को कहेंगे अनुस्वार, और इसके बाद आप अह को कहेंगे विसर्ग। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग, और अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जोड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अयोगवा। तो अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। दोनों का योग स्वर और व्यंजन से न हो पाने के कारण होता भी है, क्योंकि इसका नमवे है अयोगवा। अ माने नहीं, योगवा। जब उसके साथ योग न हो तो उसको क्या कहेंगे? अयोगवा। तो अयोगवाह में आपका क्या आता है? अंग और अह। तो इस तरह आपको एक चीज क्लियर हो गया कि स्वर 11 अ से लेकर अ तक। इसके बारे में हम आगे जब स्वर हेडिंग देंगे, स्वर के बारे में पढ़ाएंगे, तो स्वर विस्तार से पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, ये केवल आपका 52 वर्णों का परिचय कराया जा रहा है, कि आप 52 वर्णों का एक बार परिचय जान जाए। उसके बाद तो हम स्वर के भेद, इसी प्रकार व्यंजन क्या है, व्यंजन के प्रकार को बताया जाएगा, संयुक्त व्यंजन को विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अभी आपका परिचय बताया जा रहा है। तो यहां पर आपको मालूम चल गया क्या? 11 स्वर और 2 अयोगवाह। इसी तरह जो मूल व्यंजन है, तो देखिए मूल व्यंजन 33। अगर आप क ख ग पढ़े तो ये क से लेकर के ह तक, देखिए अगर क से पढ़ते पढ़ते आप जाएंगे ह तक, तो आपका टोटल व्यंजन होंगे 33। ह के बाद क्या पड़ता है? कस, त्र, ज्ञ, ये 3। इसके बाद एक आता है स्र। ये चारों जो हैं, ये आपका मूल व्यंजन में नहीं आते हैं, यह किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। ध्यान दीजिएगा, यह किस व्यंजन में चारों आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। मूल व्यंजन में क्या आता है? क से लेकर के ह तक, ये मूल व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन में आपका ये 4 हो गया। देखिए ये जो कस है ना, ये बना है आपका क हलन प्लस स मूर्धा स हलन प्लस अ, इससे बना है। त्र किससे बना है? तो त्र बना है त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इससे मिलकर बना है। इसके बाद जो ज्ञ है, यह बना है ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। देखिए इसको पूरा तोड़ दिया गया है। कस का निर्माण क हलंत प्लस मूर्धा स हलंत प्लस अ से हुआ है। इसी प्रकार त्र का जो निर्माण हुआ है त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ से हुआ है। एक और चीज, हलंत का मतलब जानते हैं, जब हलंत लग गया तो स्वर रहित हो गया, अर्थात ये शुद्ध व्यंजन हो गया। तो यहां पर ये हो गया। स्र है तो स्र को आप यहां पर समझ लीजिए कि जो स्र होता है, यहां पर स्र को समझिए, स्र बना है तालव्य स प्लस र हलंत प्लस अ से। देखिए इन तीनों से मिलकर बना है क्या? स्र। तो यहां पर संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इन चारों को आप जान गए, यही संयुक्त व्यंजन है। नहीं तो क से ह तक तो क्या है? मूल व्यंजन। तो चलिए आपको यह भी समझ में आ गया। तो 11 स्वर बता दिए, अब ये बताए अ से लेकर औ तक। इसके बाद मूल व्यंजन 33 बता दिए, संयुक्त व्यंजन 4 बता दिया गया। अयोगवा है, इसकी संख्या 2 अभी बताए हैं कि अंग और अह, ये अयोगवा है। इसके बाद आपको अब चर्चा करते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। यहां पर केवल आपको परिचय बताया जा रहा है 52 वर्णों का। तो देखिए द्विगुण एक आता है ड़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये तो दोनों आपका क से लेकर ह के बीच में आते हैं, लेकिन बालक एक ध्यान देना है कि ड और ढ ये आते हैं।
इनमें क्या उत्क्षिप्त है या द्विगुण माने दो गुण है कि यहां पर जब लग जाता है नीचे नुक्ता तो यहां पर इनका मायने बदल जाता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर कह दिया जाए कि वर्षा पड़ रही है, यहां पर है ना, तो यहां पर आप पढ़ेंगे कि वर्षा पड़ रही है, लेकिन अगर बिंदी लगा देंगे यहां पर तो अब इसको पढ़ेंगे वर्षा पड़ रही है। देखिए उच्चारण, अगर इसको बिंदी हटा देंगे तब पढ़ेंगे वर्षा पड़ रही है, अगर लगा देंगे तो यह किसका उच्चारण देगा, अड़ का। तो ये दोनों जो हैं ये उच्चारण लगभग किसका देते हैं, अड़ का, अड़ का उच्चारण देते हैं। जैसे एक और देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द आ जाए ये पढ़ना, तो अगर हम बिंदी लगाना छोड़ दे, नीचे नुक्ता लगाना छोड़ दे, तो इसको पढ़ेंगे पढ़ना, ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ना। लेकिन अगर यहां पर आप लगा दिए नुक्ता तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ना। अब ये किसका उच्चारण देने लगा, अड़ का। तो आपको बता दिया गया है कि जो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये बहुत स्पेशल हैं, ड ड़ ड़। तो देखिए यही अंतर आता है। आप कभी भी आप ये नहीं कहेंगे इसको ना कि पढ़ना, कहेंगे पढ़ना, तो पढ़ना कहेंगे तो अड़ का उच्चारण। तो देखिए आपको यह समझा दिया गया चारों चीज कि जो 52 वर्ण होते हैं, इस 52 वर्ण में 11 स्वर, मूल व्यंजन 33 क से लेकर के ह तक, संयुक्त व्यंजन 4 क छ त्र ज्ञ और स्र, इसके बाद अयोग वाह 2 अंग और अह, इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन 2। इस तरह आपका उत्क्षिप्त व्यंजन में अभी बताए हैं, तो टोटल जोड़कर वर्ण कितने हुए, 52। तो ये आपका क्या रहा, केवल 52 वर्णों का एक छोटा सा परिचय रहा, ठीक। अब आपको हम आगे लेकर के चलेंगे स्वर। देखिए वर्ण के भेद पर आपको अगला हेडिंग दिया जाएगा, वर्ण का भेद। ये आपका वर्ण का स्वरूप था। अब आप चलेंगे वर्ण का भेद। वर्ण का भेद अगर देखा जाए तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर होगा और दूसरा व्यंजन होगा। अगर हम कहें कि स्वर किसे कहते हैं तो देखिए बहुत आसान परिभाषा है, जो स्वतंत्र रूप से वर्ण बोले जाते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम स्वर कहते हैं। तो स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहेंगे, स्वर। अब दूसरी बात आती है व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो अब हम आपको विस्तार से ले चलेंगे किस पर, स्वर पर। स्वर पर चलेंगे तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे स्वर। स्वर आपको अभी बता दिए कि स्वर कितने होते हैं, 11। मूल स्वरों की संख्या आपका है 11, और 11 मूल स्वर जो है, ठीक, 11 मूल स्वर जो है यही आपको हर प्रकार से आधारों पर पढ़ाए जाएंगे। तो एक चीज ध्यान देना है कि मूल स्वर जो 11 है इनको अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीका से चर्चा कर दे कि अ आ
छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये 11 मूल स्वर हैं। इसमें एक बात आती है कि अ और आ, ये जो दोनों हैं, इनको उच्चारण किनके द्वारा करते हैं? तो देखिए, अ और आ का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा। जैसे बोले आ, तो कहां से आवाज निकल रही है? कंठ से। तो ये आपका ओ और आ का उच्चारण कंठ से होता है। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई दोनों का उच्चारण तालु से होता है। तालु, आप जानते हैं जीभ से एकदम ऊपर वाला भाग क्या है? तालु है। और तालु से उच्चारण होता है छोटी ई और बड़ी ई का। इसी प्रकार ओष्ठ से उच्चारण होता है किसका? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। किससे होगा? ओष्ठ से। जैसे देखिए ऊ, तो यहां पर ओठ पर हमारे ध्यान दीजिए, ऊ, तो ये क्या है? ओष्ठ से ही कलाकारी है। किसकी? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। इसी प्रकार री जो है ये मूर्ध्वा से, मूर्ध्वा। और मूर्धा है क्या? तो ध्यान दीजिए, दांत है, दांत के अंदर का जो मसूड़ा है, उस मसूड़े के ऊपर का भाग मूर्धा कहलाता है। दांत है, दांत के पीछे क्या है? मसूड़ा है। अब मसूड़ा के ऊपर क्या है? मूर्धा है। और मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? री का। इसके बाद बात आती है ए और आय। ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। अब कोई कहेगा कि सर जी ये कैसे? दो कैसे? कि ए और आय, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु। कंठ तालु से ए और कंठ तालु से है। लेकिन कैसे? तो अगर आपको हम आगे चलकर जब संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बाबू अ धन ई बराबर होता है ए। बोलिए, अ धन ई बराबर होता है ए। तो ये बताइए, अ का उच्चारण अभी क्या बताए हैं? कंठ। बोलिए, अ का उच्चारण क्या बताए हैं? कंठ। और ये बताइए कि है छोटी है, तो छोटी का उच्चारण क्या है? तालु। तो जब तालु है तो कंठ से ये आई हो गया तालु से। तो अब बताइए कि अ से कंठ और ई हो गया तालु से, तो दोनों मिल जाएगा तो ए बोला जाएगा किससे? कंठ तालु से। ठीक इसी प्रकार अय है। तो अय में आप कहते हैं ना कि अ धन ए बराबर अय है। देखिए, अ धन ए बराबर अय। तो यहां पर ये तो पहले से क्लियर है ना कि ए क्या है? ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। और उसी में है अ भी कंठे से आ जाएगा। तो ये भी कंठ से और ये कंठ तालु से, तो कंठ कंठ मिलकर कंठे रह जाएगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा? तालु भी। तो ये इस प्रकार आय भी बोला जाता है किससे? कंठ तालु से। बिल्कुल उसी तरह अगर देखा जाए तो ओ और औ, ओ और औ, तो ओ और औ का उच्चारण है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, ये दोनों को मिलाएंगे कंठोष्ठ। तो सुनिए, यहां पर कंठ और ओष्ठ क्यों आ गया? तो बिल्कुल वही बात। ओ बताइए किससे मिलकर बना है? तो कहेंगे कि यहां पर अ धन उ बराबर ओ, अ धन उ बराबर मिलकर होता है ओ। तो अब आप बताइए ना, अ किससे? अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ है। तो बोलिए, अब ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार अ बना है अ धन ओ से, तो यह भी अ और ओ बराबर औ। तो यहां पर ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ और ओ का भी कंठ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो देखिए,
आपको यहां पर स्वर का बता दिया गया उच्चारण स्थान। आज जो है इस क्लास में इतना ही रहेगा। फिर अब अगले क्लास में हम लेकर के इसके आगे का प्रोग्राम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।